हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थलमंडल। तो आपको मैं बता दूं कि ये चैप्टर ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर लिया है और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पर्वत के बारे में कि पर्वत क्या होता है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर ये पर्वत होते क्या हैं? तो आप बोलेंगे मैम पर्वत मतलब कि पहाड़ होता है ना। बट यस, पर्वत मतलब पहाड़ तो होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? पर्वत और पहाड़ में डिफरेंस क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो पर्वत होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? उनकी जो ऊंचाई होती है प्राकृतिक ऊंचाई होती है। अगर आपको पर्वत जानना है तो सबसे इजी बात यह है कि इसकी क्या होती है, चोटी होती है। देखो दिख रहा है ना चोटी, तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम चोटी बोलते हैं ना हिंदी में। ठीक है, तो जितने भी पर्वत होंगे ये सबके क्या होती है, चोटी होती है। और जो उल्टा यू शेप में होता है इसको हम बोलते हैं हिल्स बोलते हैं। इसमें चोटी नहीं होती, इनकी ऊंचाई भी 300-400 मीटर तक होती है, पर ये पर्वत नहीं होते, ये हिल्स होते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कोई कोई ऐसे ऐसे पर्वत आपको नज़र आएंगे, ऐसे ऐसे पर्वत नज़र आएंगे, तो ये पर्वत नहीं होता है, ये पठार होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक हैं और ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पर्वत जो है ना वो क्या होता है, पृथ्वी की सतह से थोड़ा ऊंचा होता है और जो उसकी ऊंचाई होती है ये प्राकृतिक होती है। क्या आप इतने बड़े बड़े पर्वत बना सकते हैं क्या? कोई भी इंसान बहुत बड़ा बड़ा पर्वत नहीं बना सकता, क्योंकि देखो अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो है 8,848 मीटर। तो क्या इतना बड़ा बड़ा पर्वत कोई बनाता होगा? ऑफकोर्स नहीं बनाता होगा, है ना। पर्वत का जो शिखर होता है ना वो छोटा होता है, जो उसका आधार होता है वो चौड़ा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका शिखर वाला हिस्सा छोटा होगा, बट जो इसका नीचे वाला हिस्सा जो होता है, जो इसका आधार है, ये कैसा होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, और जो पर्वत होते हैं वो आसपास के क्षेत्र से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है वो। और कोई कोई पर्वत तो इतने बड़े होते हैं कि वो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। अगर उस पर्वत को आप चढ़ जाओगे ना, ऐसा लगेगा कि आप बादल को आराम से छू सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे ना, वहाँ की जो जलवायु होती है वो ठंडी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो तो आपको इतना ज़्यादा ठंडा महसूस नहीं होगा, पर वही अगर आप टॉप फ्लोर पे रहते हो या फिर आप टेरेस पे जाते हो 1 घंटे के लिए घूमने के लिए, तो वहाँ की जो जलवायु है वो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लगती होगी, है ना। अगर आपको ठंडा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो कुछ पर्वत जो होते हैं ना उस पर हमेशा ऐसी नदियाँ हैं जो हमेशा बर्फ़ से जमी रहती है। ठीक है, क्योंकि कभी वहाँ पे सूरज की रोशनी इतनी जाती नहीं कि बर्फ़ पिघल जाए और वो सारे बर्फ़ नदियों में कन्वर्ट हो जाए। तो वहाँ पर नदियाँ तो हैं बट वो पूरी बर्फ़ से जमी हुई है, जिसे क्या कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो कि समुद्र के अंदर है। ओके, क्या आप जानते हैं समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं? ठीक है, तो ऐसे पर्वत को तो हम नहीं देख सकते, कॉमन सेंस की बात है, इतना गहराई पे जाएगा कौन, है ना। तो कठोर जलवायु जो है ना होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र पर ना निवास करना बहुत ज़्यादा कठिन है, इसलिए वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, है ना। उत्तराखंड देख लो, लद्दाख देख लो, जम्मू कश्मीर देख लो, बहुत कम लोग ही, वहाँ का पॉपुलेशन कितना कम है। बट वही आप यूपी बिहार का बात कर लो तो यहाँ पे भाई प्लेन एरिया है, किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं, गाड़ी घोड़ा ट्रेन सब आराम से चल रहा है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। तो पर्वतीय क्षेत्र पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और वहाँ का जो धरातल होता है ना
वो खड़ी ढाल वाला होता है। तो कृषि योग्य जो भूमि होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अब ऐसा सब जगह ऐसा ऐसा पहाड़ ही रहेगा, तो ये ढलान वाला ही है ना। तो लोग क्या करते हैं, जैसे उत्तराखंड के लोग हैं तो इन पहाड़ों पे ही तो रहते हैं वो लोग, है ना, जिसको हम लोग पहाड़न बोलते हैं। अरे ये तो पहाड़ी है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, पर्वत को काट काट के उसे खेत बनाते हैं, जिसको सीढ़ी नुमा खेती बोलते हैं, है ना। फिर इसी पहाड़ पे ये लोग रहते भी हैं, अपना घर बनाते हैं। ओके, देखने में तो बहुत सुंदर लगता है और रहने में भी काफ़ी अच्छा लगता होगा, बट यहाँ की ज़िंदगी में वो सुख नहीं जो यूपी बिहार के रहने वाले लोगों को है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनको घर बनाना, क्योंकि कभी कभी उनका घर भी ढह जाता है, पर्वत ढह जाता है, देखा होगा ना आपने, तो बहुत रिस्की है वहाँ की लाइफ। ओके, बट सुकून तो बहुत है ना। किसी भी ब्लॉग में देखो उत्तराखंड के बारे में तो कितना अच्छा लगता है। चलिए आगे देखते हैं। तो पर्वत जो होता है ना वो एक रेखा में और एक क्रम में भी व्यवस्थित रहते हैं ये लोग, जिसको श्रृंखला पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रृंखला पर्वत कहा जाता है। ठीक है, श्रृंखला मतलब कहा जाता है ऐसे 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 कंटिन्यू रहते हैं, और ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर ही 4-5 पर्वत है और ख़त्म हो गए। ठीक है, ये बहुत दूर तक सैकड़ों मतलब कि 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक फैले होते हैं। ठीक है, और समांतर श्रृंखलाओं में फैले होते हैं। ऐसा भी नहीं कि यहाँ है 4 है फिर टूट गया, फिर यहाँ पर 4 है फिर यहाँ पे 4 है, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू इनकी रेंज है, पूरी श्रृंखला है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे इंडिया बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पाकिस्तान बनाऊँ, तो यहाँ से पता है हमारा जो हिमालय है पूरा ऐसा जम्मू एंड कश्मीर, पता आधा पाकिस्तान से होते हुए, पूरा नेपाल से होते हुए, भूटान से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाता है हमारा हिमालय पर्वत, है ना। तो सोच सकते हो कि इसकी रेंज कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी श्रृंखला है ये, है ना। तो इसी प्रकार से जो श्रृंखला होती है वो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली होती है। जैसे कि आप हिमालय देख लो, एल्प्स देख लो तथा एंडीज देख लो। ठीक है, एशिया आपने देखा है, एशिया और यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये सारी। ठीक है, तो जो हिमालय है वो कहाँ पर है भाई, एशिया में है। एल्प्स कहाँ पर है, ठीक है, यूरोप में है। तथा एंडीज कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका के ये सारे पर्वत है। ठीक है, तो पर्वतों की ऊंचाई जो होती है ना और उनके जो आकार होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ऑफकोर्स कोई इतना बड़ा होगा तो कोई इतना बड़ा, तो कोई इतना बड़ा होगा। तो ऊंचाई और उनके आकार जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इनका जो उद्गम हुआ ये किस प्रकार से बने। ठीक है, पर्वत जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है वलित पर्वत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, क्या कहा जाएगा, वलित पर्वत को क्या कहा जाएगा, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, फोल्ड माउंटेन, वलित माउंटेन का मतलब क्या होता है, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो ये जो, और सेकंड जो है आपका भ्रंशोथ पर्वत, भ्रंशोथ पर्वत। ठीक है, और थर्ड जो है आपका ज्वालामुखी पर्वत। थर्ड क्या है आपका, ज्वालामुखी पर्वत। तो 3 प्रकार के पर्वत हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अब इनका निर्माण कैसे हुआ, ये वलित पर्वत होता क्या है, ठीक है, ये ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, ये भ्रंशोथ पर्वत क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हिमालय है ना और जो एल्प्स है, ठीक है, ये सारे वलित पर्वत है, मतलब कि ये फोल्ड माउंटेन है। इनका जो निर्माण हुआ वो फोल्डिंग के वजह से हुआ, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, एक बच्ची जो है वो पेपर फोल्ड कर रही है। जब आप एक साइड के पेपर को फोल्ड करोगे ना तो वो कुछ ऐसा शेप ले लेगा, यू शेप का। ठीक है, ऐसा शेप ले लेगा। आप उसको फोल्ड करोगे तो पहले स्ट्रेट रखो, ठीक है, और इसके बाद उसको ऐसा फोल्ड मतलब कि दबा दो, खींच दो, तो ये ऐसा शेप ले लेता है। ठीक है, तो जो वलीय पर्वत है ना उनका निर्माण कुछ ऐसे ही हुआ है। ठीक है,
ठीक है। जिनकी सतह जो होती है वो उबड़ खाबड़ होती है, और शिखर जो होता है ना, मतलब जो उनका पॉइंट होता है वो शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार होता है, ठीक है। और जो भारत की अरावली श्रृंखला है, आपने देखा होगा अरावली श्रृंखला जो गुजरात से होते हुए राजस्थान पंजाब तक जाती है, ये भी काफ़ी बड़ी श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, जो एक ही क्रम में कंटिन्यू चलते रहते हैं, इसको ही श्रृंखला कहा जाता है ना। तो जो अरावली माउंटेन है ना, वो सबसे पुरानी वलित पर्वत है, ठीक है। तो अरावली जो माउंटेन है उसको ओल्ड माउंटेन भी कहा जाता है, मतलब कि पुराना वलित पर्वत भी कहा जाता है। और जो हिमालय है उसको यंगेस्ट वलित पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। क्या बोलते हैं? यंगेस्ट वलित पर्वत श्रृंखला, मतलब सबसे अभी यंग है, ये जवान, सबसे छोटा है, ठीक है। एज में वाइज छोटा है क्योंकि इसका निर्माण बहुत ज़्यादा बाद में हुआ था। इसका निर्माण बहुत ज़्यादा बाद में हुआ, इसलिए वहाँ की मिट्टी जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमेशा वहाँ के जो पत्थर वगैरह होते हैं वो ढह जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अपरदन की प्रक्रिया के कारण क्या होता है कि जो श्रृंखला है ना वो घिस गई है, ठीक है। कहीं कहीं पे ये जो टूट टूट के गिर जाते हैं, ठीक है। तो उसकी जो श्रृंखला है वो क्या है? घिस गई है। तो उत्तरी अमेरिका में एप्लिशियन नाम का एक पर्वत है, और रूस में यूराल नाम का एक पर्वत है जो गोलाकार दिखाई देते हैं, ठीक है। और इनकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा कम है, बट ये बहुत पुराने वलित पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ पे वलित पर्वत के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एप्लिशियन, यूराल पर्वत, है ना। इसके बाद हमारा हिमालय, एल्प्स, ठीक है, 3-4 नए। इसके बाद ये अरावली, ये सारे वलित पर्वत है। नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि वलीय पर्वत के एग्जाम्पल बताइए कौन से हैं। तो ऑप्शंस दिए होते हैं, बट आप उसको कब आइडेंटिफाई कर पाओगे? जब आपको पता होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये भ्रंशोत पर्वत क्या होता है? जब बहुत बड़ा भाग जो होता है ना पर्वत का, बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, ठीक है, तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऊपर हुए उठे हुए भाग को हॉस्ट मतलब कि उत्खंड कहते हैं। नीचे धसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश मतलब कि ग्रैबेन कहा जाता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो पर्वत जो होता है ना, फॉर एग्जांपल ये पर्वत है, ठीक है, इसकी चोटी गायब हो गई है, तो ये पर्वत है। तो इसमें क्या होता है, ज़मीन के अंदर किसी हलचल की वजह से बहुत बड़ा सा भाग ज़मीन के अंदर धंस जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? ज़मीन के अंदर धंस जाता है, जिसके वजह से ये पर्वत कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ऊपर रहेंगे, फिर थोड़े से नीचे, फिर थोड़े से ऊपर, फिर थोड़े से नीचे। इसको ही क्या कहा जाता है? भ्रंशोत पर्वत, ठीक है। अब जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है उसको उत्खंड भ्रंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहेंगे? द्रोणिका भ्रंश, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भ्रंशोत पर्वत का निर्माण कैसे होता है। जब पर्वत का हिस्सा अंदर धंस जाता है तो वो कुछ ऐसे 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 और ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। इसी को कहा जाता है भ्रंशोत पर्वत। चलो आगे देखते हैं। तो यूरोप की जो राइन घाटी है तथा वॉस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं, ठीक है। एटलस में अगर आप देखोगे तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो अभी हमने पढ़ा है कौन से पर्वत के बारे में? फर्स्ट हमने पढ़ा था वलित पर्वत, जिसका निर्माण किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? वलित पर्वत का निर्माण जो है वो कैसा होता है? ज़मीन के हलचल से होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज़ जो है दब जाती है या बहुत ज़ोर से किसी चीज़ का प्रेशर लगता है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो इंडिया है वो पहले अफ्रीका में था, फिर टूट कर उसका अलग हो गया, फिर जाके वो एशिया में अटैच हो गया। तो जब ये एशिया में अटैच होगा, इतना बड़ा धरती
इतना बड़ा ज़मीन हिल कर कहीं और जगह पे अटैच होगा तो झटका लगेगा ना, तो उसी झटके की वजह से ये पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बृहस्पति पर्वत में क्या होता है कि भाई वो नीचे की तरफ धंस जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे हो जाता है। अब ज्वालामुखी पर्वत में क्या होता है कि उसका निर्माण जो होता है ना, वो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, तो अफ्रीका में एक माउंटेन है जिसका नाम है किलिमंजारो, और जापान में भी एक माउंटेन है जिसका नाम है फ्यूजियामा। ठीक है, तो ये 2 पर्वत है जिसका निर्माण जो है ज्वालामुखी पर्वत के कारण हुआ था। ठीक है, ज्वालामुखी जो है वो फट के बाहर, समझ लो ऐसा होता है ज्वालामुखी, कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा ही होता है। अब इसमें से ज्वालामुखी निकल गया, फट गया, ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, इसके बाद ये सूख गया, क्योंकि जब ज्वालामुखी में से जब लावा निकलता है तो वो सूखता भी तो है ना, तो ये लावा जब धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, सूख जाता है, तो वो पर्वत का रूप ले लेता है। उसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पर्वत जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे संग्रहगार होते हैं, वो जल के संग्रहगार होते हैं, बहुत सी नदियों का स्रोत होता है पर्वत, है ना। और पर्वतों में क्या होते हैं, बहुत सारी हिम नदियाँ होती हैं, है ना। जलाशय को जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई में तथा पन बिजली के उत्पादन में किया जाता है ना। नदी जो होती हैं, घाटियाँ जो होती हैं तथा वेदिकाएं जो होती हैं, उनका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ होती है, जीव जंतु अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो उनसे क्या होता है, तो इन वनों से क्या होता है, हम ईंधन बना सकते हैं, गाय भैंसों के लिए चारा लेके आ सकते हैं। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल का ये जो पहाड़ होते हैं, ये क्या होते हैं, आश्रय होते हैं। और दूसरे उत्पादन भी होते हैं, जैसे कि गोंद, रेजिन इत्यादि। ये सारी चीज़ें हम पर्वतों से पा सकते हैं, है ना। गोंद पता है आपको क्या होता है? गोंद का लड्डू बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। जितने भी सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग जो है ना, उपयुक्त स्थान है। ठीक है, पर्वतों की यात्रा और उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग पर्वत के एरिया में घूमने जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, और बहुत खूबसूरत है, एकदम प्रकृति से हमको जोड़ के रखता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो वहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, आपको पर्वत से वो पैराशूट पहन के ढकेल देंगे वो लोग, फिर आप मस्त उड़ते रहते हो। ठीक है, हैंग ग्लाइडिंग होगा, इसके बाद रिवर राफ्टिंग होता है, इसके बाद स्कीइंग पर्वतों के, ये सारे चीज़ें प्रचलित खेल हैं। ठीक है, तो ये सारे इसलिए जो है पर्वत बहुत ज़्यादा उपयोगी है ना। इसमें हमको बहुत सारी वनस्पतियाँ मिलती हैं, जीव जंतु मिलते हैं, चारा मिलता है, आश्रय मिलता है, ईंधन मिलता है, गोंद जैसी चीज़ें मिलती हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं, है ना। बहुत सारी नदियाँ वहाँ से स्टार्ट होती है, नदियों का उत्पादन हम लोग बिजली के लिए करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं। तो ये सारा जो है फ़ायदे हैं इसके। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये माउंटेन का आधा हिस्सा किससे जमा हुआ है, बर्फ़ से जमा हुआ है ना। ये जो पठार वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।